अनुराधा ने कृतिका का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए आगे कहा, तुम्हें आने में काफी देर हो गई तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी, इसलिए मैं कमरे से बाहर आकर वॉक करते हुए तुम्हारा इंतजार करने लगी। जब मुझे तुम दोनों दिखाई दिए तो मुझे बाहर खड़े देखकर कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, इसलिए मैं वापस अंदर जाने लगी। तभी मैंने तुम्हें वो करते हुए देखा। शर्माहट से लाल कृतिका का चेहरा हर पल के साथ शर्म से और भी लाल हुआ जा रहा था। अनुराधा ने कृतिका के गाल पर प्यार से अपना हाथ रखते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें एम्बैरेस फील करने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी तो यही चाहती थी कि तुम निखिल को एक मौका दो। माँ, हम बस कुछ दिनों से साथ हैं। कल जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी तो वो हमें लेने आएगा। कृतिका ने अनुराधा के बगल में बैठकर उनका हाथ थामते हुए कहा, मैंने इसे कभी आपसे छिपाने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे लगा कि कल जब वो हमारे घर आएगा तो आप उसे थोड़ा और अच्छे से जान लेंगी। उसके बाद मैं आपको हम दोनों के रिश्ते के बारे में बताऊंगी। कृतिका के बारे में सुनते ही अनुराधा ने एक्साइटमेंट में बेड के किनारे बने ड्रॉर से एक पेन और एक छोटा सा नोटबुक निकाला। कल मैं निखिल बेटा के लिए वो 2 खास डिशेस बनाऊंगी जिसे बनाने में मुझे महारत हासिल है। माँ, पहले ही काफी देर हो चुकी है, आपको अब सो जाना चाहिए। कृतिका ने ये कहते हुए अनुराधा के हाथ से वो पेन और नोटबुक लेने की कोशिश की, लेकिन अनुराधा ने उसका हाथ झटक दिया। अच्छा बाबा, 1 मिनट। अनुराधा ने ये कहते हुए लिखना जारी रखा। मैं बस उन सब्जियों और बाकी के कुछ जरूरी चीजों के नाम लिख रही हूँ जो मुझे कल खरीदने होंगे। कृतिका ने आखिरकार हार मान ली। कमरे की सफाई करने के बाद कृतिका अनुराधा के बगल वाले बेड पर लेट गई। उसके बाद उसने सूरज को लेकर अनिरुद्ध के पोस्ट किए गए आर्टिकल पर आए कमेंट्स को देखना शुरू कर दिया। सूरज के प्रोटेक्टिव बिहेवियर को लेकर कई कमेंट्स किए गए थे और जैसा कृतिका ने सोचा था उनमें से ज्यादातर कमेंट्स काफी पॉजिटिव थे। ऐसा लग रहा था कि लोगों को काफी वक्त के बाद सूरज को लाइमलाइट में देखना पसंद आ रहा था। उस एक्ट्रेस की हेल्प करने को लेकर लोगों से और मीडिया से सूरज को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, इसलिए अब कृतिका को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। कम से कम आज उसकी कोशिशों से मिले अच्छे रिजल्ट के बाद जतिन अंकल और सूरज दोनों ही उसके आगे के प्लान को बिना किसी टेंशन के फॉलो करेंगे। उनके कोऑपरेशन से सूरज को लेकर उसके प्लान्स के सक्सेस करने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली थी। ठीक उसी पल कृतिका का फोन रिंग करने लगा। उसे डर था कि कहीं फोन के रिंग करने से उसकी माँ की नींद ना टूट जाए, इसलिए उसने कॉल किसका है ये देखे बगैर ही झट से कॉल रिसीव कर लिया। उसके बाद वो शांति से कमरे से बाहर चली आई। यस। बाहर आके कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद ही कृतिका ने फोन पर जवाब दिया। तुम यस किसे कह रही हो? क्या अपने पिता को डैड या पापा कहना भूल गई तुम? कॉल वीरेंद्र ने किया था और हर बार की तरह बिना कुछ सोचे समझे वो कृतिका को डांटने लगा। वैसे कृतिका उसे कुछ भी कहकर बुलाती, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता था उसे डांटने के लिए। चाहे वो कुछ ना भी कहती तो भी वीरेंद्र उसे जरूर डांटता, ये कहते हुए कि वो गूंगी है क्या जो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही। अगर वो उसे डैड कहती तो वीरेंद्र कहता कि मुझे डैड मत कहो, तुम्हारी जैसी बेशर्म बेहया बेटी के मुंह से डैड सुनने से अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। वीरेंद्र जो कुछ भी उसे कह सकता था कृतिका ने पहले ही अपने मन में उसका अंदाजा लगा लिया। रात काफी हो चुकी है, अगर आपके पास कुछ कहने को नहीं है तो मैं फोन रखती हूँ, कृतिका ने चिढ़ते हुए कहा। वो फोन कट करने ही वाली थी जब उसे बेचैनी से भरी वीरेंद्र की आवाज सुनाई दी। रुको, क्या सूरज के अचानक से पॉपुलर होने के पीछे तुम्हारा हाथ है? वीरेंद्र ने उससे सवाल किया। हालांकि उसे इस पर डाउट था। उसके हिसाब से कृतिका ऐसा कुछ कर पाने के काबिल नहीं थी। कृतिका को एहसास हुआ कि अचानक से उससे इस सवाल को करने के पीछे वीरेंद्र का कोई न कोई मकसद जरूर है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। आज इवेंट में डिनर टेबल के पास तुम सूरज के साथ इसलिए बैठी हुई थी क्योंकि तुम्हें उसके कमबैक प्लान का इंचार्ज बनाया गया है। मैंने सही कहा ना?
वीरेंद्र ने कठोर शब्दों में कहा। उसकी बात सुनते ही कृतिका का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वीरेंद्र को इस बारे में कैसे पता चला? हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा इस बारे में सिर्फ उसके कलीग्स और उसके कुछ सुपीरियर्स ही जानते थे। फिर वीरेंद्र को इसकी खबर कैसे लगी? इवेंट प्लेस पर आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैंने उससे सिड्यूस किया है। तो जिसे मैंने सिड्यूस किया है, अगर मैं उसके पास नहीं बैठती तो फिर मैं किसके साथ बैठती? कृतिका ने वीरेंद्र का मजाक उड़ाते हुए कहा। वहां जब मैंने तुमसे सवाल किया था, तभी तुम्हें मुझे ये बता देना चाहिए था कि तुम उसकी पीआर हो। अगर तुम बता देती तो मैं ऐसे हवा में कोई अंदाजा थोड़ी ना लगाता। वीरेंद्र ने अपनी सफाई में कहा। हालांकि वो भी जानता था कि उस वक्त उस पे गुस्सा होने के कारण उसने बिना किसी प्रूफ के उस पर वो इल्जाम लगाया था। उसकी बात सुनते ही कृतिका खिलखिला उठी। उसका अंदाजा सही था। उसका बाप कभी भी उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकता है। एक लंबी सांस लेने के बाद वीरेंद्र ने कहा, क्योंकि तुम में इतनी शानदार एबिलिटी है, तो तुम अपनी छोटी बहन की भी मदद क्यों नहीं करती? कॉरिडोर के पास खड़ी कृतिका ने खिड़की से बाहर उस धुंधली काली रात में दूर अंधेरे में अपनी नजरें गड़ा दी। मेरे पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है। लव और रिवेंज की ये स्टोरी सुनते रहिए जानवी के साथ पॉकेट एफएम पर। जब मैंने ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तब वो आप थे जिसने मुझे कहा था कि मेरे पास इस फील्ड में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपना ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं किया है। मतलब मैं अपने नए काम में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाऊंगी। मैं वो इंसान हूँ जिसके पास ना तो प्रॉपर एजुकेशन है और ना ही प्रॉपर एक्सपीरियंस। तो अब आप बताएं, मैं सोनाली की हेल्प कैसे कर पाऊंगी? पहले सच में तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन सूरज के केस पर काम करने के बाद तुम्हें इस फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल गया है। ये एक रेयर इंसिडेंट था जहां वीरेंद्र कृतिका से जरा भी गुस्सा नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी ऊंची और कठोर होने की जगह काफी सॉफ्ट और धीमी थी। तुमने सूरज आहूजा के केस को काफी अच्छे से हैंडल किया है। सोशल मीडिया पर आए रिएक्शंस भी काफी अच्छे हैं। अपने इस एक्सपीरियंस से तुम सोना की मदद कर सकती हो, और देखा जाए तो उसे अभी तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत भी है। कृतिका खिलखिला उठी। शायद आप भूल गए हैं कि सोनाली ने मुझे फ्रेम करने की कोशिश की थी। उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं उसकी हेल्प करूंगी? वीरेंद्र ने शर्मिंदा होकर हल्की घबराहट में हकलाते हुए कहा। वो सब एक गलतफहमी थी। तुम्हारी बहन भी इनोसेंट है। शुरुआत में सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ इशारा कर रहे थे, इसलिए उसे गलतफहमी हो गई थी। उसे लगा कि डायरेक्टर फरहान को सच में तुमने ही इंजर्ड किया होगा। वो सोनाली थी जिसने डायरेक्टर फरहान को हर्ट किया था। उसके बाद भी आप उसे इनोसेंट कह रहे हैं? उसे बस एक गलतफहमी हुई थी। क्या मजाक है? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जो कुछ भी हुआ वो अकेले आपने किया था? सोनाली का इससे कोई लेना देना नहीं। पहले कृतिका चीखी, फिर उसने वीरेंद्र का मजाक बनाया। वो अब उससे और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सीधे सीधे अपना फैसला सुना दिया। मैं उसकी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। आप प्लीज किसी ऐसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को ढूंढ लीजिए जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। मैं अकेली पीआर नहीं हूँ। इंडस्ट्री में और भी कई लोग मुझसे बेहतर तरीके से इस काम को कर सकते हैं। निश्चित ही वीरेंद्र भी ये बात अच्छे से जानता था कि कृतिका के अलावा और भी कई टैलेंटेड लोग इस लाइन में हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडस्ट्री में दो सबसे बेस्ट पब्लिक रिलेशन कंपनीज थी। उनमें से एक ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के अंडर काम करने वाली उनकी पीआर कंपनी थी। वैसे टेक्निकली इसे कंपनी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि ये पूरी तरह से ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के अंडर काम करती थी। साथ ही वो कंपनी से बाहर के केसेस को कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। इस कारण उनके खुद के बैनर के अंदर काम करने वाले आर्टिस्ट थे, जिन्हें पीआर टीम की हर वक्त जरूरत हुआ करती थी, जिससे ओबेरॉय कॉर्पोरेशन का पीआर डिपार्टमेंट काफी बिजी रहता था। दूसरी कंपनी कुणाल की पीआर प्रोवाइडर्स थी, लेकिन चूंकि निखिल और कुणाल एक दूसरे से काफी क्लोज फ्रेंड्स थे,
इसलिए कुणाल कभी भी अपनी कंपनी में सोनाली के केस को एक्सेप्ट नहीं करने वाला था। रही बात दूसरी पीआर कंपनीज की, तो वो बिल्कुल ऑर्डिनरी थे। उनका कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि वे सब वीरेंद्र के लिए काम नहीं करते, वो जरूर करते, लेकिन किसी भी प्रपोजल को दिखाने से पहले वो वीरेंद्र से एक बड़ी रकम मांग रहे थे और वीरेंद्र यहाँ अपने पैसे बचाने में लगा हुआ था। उन सभी कंपनियों में से वीरेंद्र ने बस एक को सिलेक्ट किया, जिसने पैसे लेने के बाद जो प्रपोजल उसे दिखाया वो बड़ा ही वाहियात था। इसके अलावा उसने जितने भी प्लान्स उसे बतलाए वो सब भी बेकार निकले। उन प्रपोजल में किसी के डूबते करियर को संभालने के कोई लक्षण नहीं थे। अगर वो उन प्रपोजल में से किसी एक को अप्रूव कर भी देता तो भी सोनाली इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाती, ना ही अपनी खोई पॉपुलैरिटी उसे वापस मिलती। इसलिए आखिर में वीरेंद्र को बस कृतिका का ख्याल आया। इसके अलावा भले ही वो अपने खुद के बिजनेस से काफी पैसा कमा रहा था, फिर भी सोनाली के लिए वो बेकार के प्रपोजल पर अपने पैसे बर्बाद नहीं कर सकता था। उस सिचुएशन में कृतिका उसकी आखिरी और सबसे बेस्ट ऑप्शन थी। सच कहें तो वीरेंद्र ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कृतिका इस फील्ड में इतनी टैलेंटेड होगी। इसके अलावा अगर कृतिका सोनाली के केस की इंचार्ज बनती तो चीजें वीरेंद्र के लिए काफी अलग और आसान हो जाती। पहले तो उसे इस काम के लिए कृतिका को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, सोनाली को एक बेस्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फोकट में मिल जाता। तीसरा, इसी बहाने वो फिर से धीरे धीरे पूरी तरह से उसे अपने कंट्रोल में कर लेता। जब तुम यहाँ हो ही तो मुझे किसी और पीआर को ढूंढने की क्या जरूरत? वीरेंद्र ने अब इमोशनल गेम खेलना शुरू कर दिया था। कृतिका, प्लीज कोई बेवकूफी मत करो। सोना तुम्हारी छोटी बहन है। एक बड़ी बहन होने के नाते उसकी हेल्प करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना तो वो मेरी छोटी बहन है और ना ही उसने कभी मुझे अपनी बड़ी बहन माना। इसलिए ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने ना ही करे तो बेहतर होगा, कृतिका ने गुर्राते हुए कहा। वीरेंद्र ने एक पिता की तरह हक जताते हुए कहा, कृतिका, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम सोना की हेल्प करोगी या नहीं? नहीं, मैं नहीं करूंगी। कृतिका का जवाब अब भी नहीं बदला। ठीक है, फिर आगे जो होगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहो। वीरेंद्र ने कृतिका को धमकी दी, लेकिन कृतिका को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से से कहा, आप दोनों भाड़ में जाओ। फिर उसने फोन कट कर दिया। वीरेंद्र गुस्से से बस अपने फोन को देखता रहा। उसने अपना हाथ हवा में उठाया। शायद गुस्से में वो अपना फोन पटकने वाला था, लेकिन फिर न जाने क्यों उसने अपना हाथ वापस नीचे कर लिया। हालांकि कृतिका जानती थी कि इस वक्त वीरेंद्र काफी गुस्से में होगा, लेकिन उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। फोन कट करने के बाद उसने थोड़ी देर बलवंत और शेरा से बात की, जो कि अब जाग गए थे। फिर वापस कमरे में आकर शांति से वो अपने बेड पर सो गई। सैटरडे को निखिल सुबह सुबह उसे और अनुराधा को रिसीव करने हॉस्पिटल आ गया। उसके बाद उसने बड़े सम्मान के साथ डिस्चार्ज प्रोसेस कंप्लीट करने में अनुराधा की हेल्प की। इस दौरान अनुराधा निखिल को ऐसे देख रही थी जैसे कोई सासू माँ अपने दामाद को देखती है। जितना ज्यादा वो उसे देख रही थी, उतना ज्यादा वो अपनी बेटी के लिए खुश भी हो रही थी। बलवंत और शेरा दोनों ने कृतिका के सामने किसी काम का बहाना बनाया, फिर वो अपने अपने घर चले गए। दरअसल ऐसा करने के लिए उन्हें निखिल ने ऑर्डर दिया था। कृतिका की माँ को इम्प्रेस करने का कोई मौका वो नहीं छोड़ना चाहता था। सभी हैवी चीजों को वो खुद पैक कर रहा था। निखिल बेटा, थोड़ा रेस्ट कर लो, सब कुछ तो पैक हो ही गया है। चलो पहले थोड़ा पानी पी लो, उसके बाद हम घर जाएंगे। अनुराधा ने निखिल को पसीने से लथपथ होते देख कहा। एक बहुत बड़ा आदमी होने के बाद भी वो सारे काम खुद करते हुए अनुराधा की चीजों को पैक करने में उनकी हेल्प कर रहा था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे वो कोई नॉर्मल इंसान हो या एक नॉर्मल सन इन लॉ। निखिल ने अनुराधा के हाथ से पानी का गिलास लेकर एक बार में ही उसे पूरा खाली कर दिया। फिर उसने कहा, मैं ठीक हूँ, अब चलते हैं। अनुराधा ने सहमति में अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद निखिल ने अकेले ही सारा लगेज ले जाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में रख दिया। कृतिका और अनुराधा
दोनों ने ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब निखिल की कार हॉस्पिटल कैंपस के मेन एंट्रेंस से बाहर निकल रही थी, तो उसी वक्त सामने से एक BMW हॉस्पिटल कैंपस के अंदर आ रही थी। वो BMW राघव की थी, जिसे वो ड्राइव कर रहा था। किस्मत से उसने अपने बगल से निखिल की बेंटली को क्रॉस करते हुए देखा। उसे लगा भी कि वो बेंटली जानी पहचानी है, लेकिन गाड़ी के गहरे काले रंग के विंडो के कारण अंदर कौन है वो देख नहीं पाया। और ये गाड़ी निखिल की हो सकती है, इसके बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। मुंबई एक बड़ा शहर है, अमीर लोगों की यहाँ कोई कमी नहीं। उन अमीर लोगों में से कईयों के पास बेंटले होगी, जो बिल्कुल निखिल की बेंटले जैसी दिखती होगी। फिर राघव ये कैसे सोच सकता था कि उसके बगल से क्रॉस होने वाली गाड़ी एक्चुअली में निखिल की थी, जिसे वो खुद ड्राइव कर रहा था। उसने एक नजर उस बेंटले को देखा जरूर था, लेकिन गाड़ी का नंबर पढ़ने का ख्याल उसके मन में एक बार भी नहीं आया। आता भी कैसे? उसके ख्यालों में तो सिर्फ कृतिका छाई हुई थी। जल्दी ही उसने अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में लगा दी। उसके बाद वो तेजी से हॉस्पिटल में आकर अनुराधा के कमरे में गया, जो कि पूरी तरह से खाली था। उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले ही वो लोग यहाँ से चले गए, शायद 10 मिनट पहले। एक नर्स ने कहा, शायद उनकी बेटी और दामाद उन्हें रिसीव करने आए थे। क्या दामाद? राघव कंफ्यूज हो गया। उनकी कितनी बेटियां हैं? नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक, जो उनसे बहुत प्यार करती है। वो हर दिन उनसे मिलने आती थी, हर दिन काम के बाद, और ज्यादातर रात में वो उन्हीं के साथ रहकर उनका ख्याल रखती थी। लेकिन उसके पिता बहुत बुरे थे, वो कभी उसकी माँ से मिलने नहीं आए। और फाइनली जब वो आए तो उन्होंने यहाँ हंगामा खड़ा कर दिया। जिस तरह से वो उसके साथ बिहेव कर रहे थे, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो उसे अपनी बेटी नहीं मानते होंगे, ना वो उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो तो उससे ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो उसके दुश्मन हो। जो कुछ भी नर्स ने कहा, उससे राघव को भरोसा हो गया कि वो कृतिका के बारे में ही बात कर रही थी। लेकिन ये दामाद वाली बात अजीब है। मैं उसे जानता हूँ, वो मेरी कलीग है और प्रेजेंट में वो सिंगल है। राघव ने कहा, शायद उसने आपको इस बारे में बताया नहीं होगा। नर्स ने राघव को सहानुभूति भरी नजरों से देखा। अभी उसने पहली कोशिश भी नहीं की थी और उसका दिल टूट गया। मेरे ख्याल से अगर वो उनका जमाई नहीं भी था, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में वही उनका जमाई बनेगा। अनुराधा आंटी उसे अपनी बेटी के साथ में देखकर बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अनुराधा काफी वक्त से हॉस्पिटल में थी, इसलिए नर्स का उनसे घुल मिल जाना या उन्हें आंटी कहना नॉर्मल था। वो खुश कैसे नहीं होगी? एक दूसरी नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने देखा उसे? कितना लंबा और हैंडसम है, एक कंप्लीट हस्बैंड मटेरियल। इसके अलावा हस्बैंड बनने से पहले वो एक ऑलराउंडर बॉयफ्रेंड भी तो है। मैंने देखा है, वो कृतिका का बहुत ख्याल रखता है। राघव ये सब सुनकर एकदम उदास हो गया। पहले जब भी वो अनुराधा आंटी के डिस्चार्ज के बारे में कृतिका से पूछता था, तो वो कभी उसे डिस्चार्ज होने का एग्जैक्ट टाइम नहीं बताती थी। वो जानता था कि कृतिका ऐसा जानबूझकर कर रही है, क्योंकि उसकी माँ ने बहुत कुछ अनाप शनाप उसके बारे में कहा था, जिसे सुनने के बाद एक प्राउड लेडी की तरह कृतिका ने राघव से दूरी बना ली थी। काम के अलावा वो किसी भी तरह से उसे अपने आसपास फटकने नहीं देती थी। इसलिए जब उसे पता चला कि उसकी माँ सैटरडे को डिस्चार्ज होने वाली है, तो उसने अंदाजा लगाया कि हॉस्पिटल प्रोसीजर पूरा करते हुए उसे 11 तो बज ही जाएंगे। इसलिए वो 11 बजे तक हॉस्पिटल आ गया, ताकि वो कृतिका को सरप्राइज कर सके। लेकिन उसे क्या पता था कि वो लोग अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ से चले जाएंगे। उसे रिसीव न कर पाने से ज्यादा दुख राघव को ये जानकर हुआ कि कृतिका का एक बॉयफ्रेंड पहले से है। निराशा से उसके कंधे लटक गए और उदासी ने उसे घेर लिया। सच कहें तो अभी उसकी प्यार की गाड़ी ने चलना भी शुरू नहीं किया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो बार बार खुद को एक बात सोचने से रोक नहीं पा रहा था, वो ये कि अगर उस दिन उसकी माँ ने कृतिका के बारे में वो सब ऊटपटांग बातें नहीं की होती, तो क्या ये पॉसिबल था कि उसके और कृतिका के बीच प्यार भरे एक रिश्ते की शुरुआत हो पाती? अब मुझे चलना चाहिए। राघव ने अपना सिर झुकाए हुए उन दोनों नर्स को थैंक्स कहा और अपने टूटे दिल के साथ वहां से चला गया। पार्किंग एरिया में अपनी कार में बैठने के बाद वो देर तक फफक फफक कर रोता रहा।
शायद ये इकलौती ऐसी जगह थी जहां कोई उसे रोते हुए देख नहीं पाता। इतने सालों में कृतिका पहली लड़की थी जिसके लिए उसके दिल में प्यार जागा था। राघव एक सीधा साधा मेहनती इंसान था। कम उम्र में ही उसने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, लेकिन प्यार के मामले में जैसा हमसफर उसे चाहिए था वो आज तक उसके सामने नहीं आई थी। फाइनली जब कृतिका ने उसकी जिंदगी में कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि जिस हमसफर की उसे तलाश है वो और कोई नहीं बल्कि कृतिका है। एक स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और इंडिपेंडेंट लड़की। एक ऐसी लड़की जो मुश्किलों का सामना करने से कभी नहीं घबराती है और जो अपने साथ होते गलत को भी कभी बर्दाश्त नहीं करती है। एक ऐसी लड़की जो अपनी सुंदरता के बल पर सब कुछ हासिल कर सकती है, लेकिन उसने ऐसा ना करके अपने टैलेंट पर भरोसा किया। टैलेंटेड होने के साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी थी और हार्ड वर्क करके अपने सपनों को पूरा करना उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। और भी कई बातें ऐसी थी जो वो कृतिका में पसंद करता था, लेकिन उन सबको काउंट करना रात को खुले आसमान में दिखने वाले तारों को गिनने की तरह इम्पॉसिबल था। उसका दिल भी दर्द से तड़प रहा था। कृतिका को लेकर कोई भी बात भूलना उसके लिए नामुमकिन था, चाहे वो बात हॉस्पिटल में अचानक से हुई उनकी दूसरी मुलाकात हो या कल जब उसने उसे पहली बार उस स्टाइलिश गाउन में देखा था। हर वक्त कृतिका उसकी नजरों के आगे घूम रही थी। किसी तरह उसने अपने मन को शांत किया। उसने डिसाइड किया कि जब तक कृतिका खुद से कुछ नहीं कहती तब तक वो उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचेगा। शायद उस नर्स को कोई गलत फहमी हो गई होगी। ये सोचकर राघव ने अपने दिल को एक आखिरी दिलासा दिया। दूसरी तरफ निखिल को अब तक ये बात पता नहीं चली थी कि कृतिका ने अनजाने में किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। इस वक्त वो खुशी खुशी पूरे मन से अनुराधा और कृतिका का सारा सामान उनके घर में रख रहा था। उसे अभी बस कुछ ही दिन हुए थे कृतिका को डेट करते हुए, लेकिन इन कुछ दिनों में ही वो उनके घर आ पहुंचा था। प्यार के सफर में उसकी स्पीड किसी बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो उसके जैसा तो बिल्कुल नहीं होता। अनुराधा खुद यही सोच रही थी कि कृतिका कितनी लकी है जो निखिल उससे प्यार करता है। शायद इसलिए निखिल पूरे मन से सारे काम भी कर रहा था। मैं मार्केट जाकर कुछ सब्जियां लेकर आती हूँ। वापस आकर मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी कंडीशन पहले से काफी बेहतर थी। उनके शरीर में ताकत वापस आने लगी थी। पहले उनके चेहरे से पता चल जाता था कि वो कमजोर हैं, लेकिन अब उनके चेहरे की रंगत लौट आई थी। खुशी से उनका चेहरा दमक रहा था। साथ ही कृतिका भी राठौर फैमिली की बंदिशों से बाहर आ चुकी थी। आज से वो अपनी प्यारी माँ के साथ रहने वाली थी। अब वो अपनी बेटी का ख्याल रख सकती थी, जो कि उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। अनुराधा आज से ज्यादा पहले खुश कभी नहीं हुई थी। माँ, आप अभी तो हॉस्पिटल से आई हैं। अभी आपको आराम करने की जरूरत है। मैं मार्केट जाकर सब्जियां ले आऊंगी। कृतिका जल्दी से किचन में जाकर अपनी माँ के लिए चाय बनाने लगी, ताकि चाय पीकर उनकी थकान थोड़ी दूर हो जाए। आप पहले से लिस्ट तैयार कर चुकी है ना? बस वो मुझे दे दीजिए, मैं सारी चीजें लेते आऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, कृतिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए निखिल ने कहा। वो खुद भी कृतिका के साथ मार्केट जाकर उसके साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता था। अब निखिल ने कह दिया तो अनुराधा अपने होने वाले प्यारे सन इन लॉ की बात कैसे टाल सकती थी। इधर कृतिका चाय बना चुकी थी। उसने जल्दी से अनुराधा और निखिल को चाय दी और खुद भी उनके साथ बैठकर चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद अनुराधा ने कृतिका को अपनी तैयार की गई लिस्ट दे दी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। निखिल ने सोफे पर से अपना कोट उठाया और कृतिका के साथ बाहर निकल गया। मोहल्ले में लगभग सभी कोई कृतिका को जानते थे। उसे देखते ही सभी ने उससे प्यार से बातें की, लेकिन निखिल को उसके साथ देखकर सब यही सोच रहे थे कि ये आदमी कौन है। इससे पहले कि कोई कृतिका से सवाल पूछता, निखिल ने आगे खुद बढ़कर ही अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। हेलो, मैं कृतिका का बॉयफ्रेंड हूँ। कृतिका, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। दिल से कह रही हूँ, दिखने में तुम दोनों की जोड़ी मुझे बहुत प्यारी लग रही है, अनुराधा के पड़ोस में रहने वाली कौशल्या आंटी ने कहा। एक दूसरे की जोड़ी की तारीफ सुनते ही एक्साइटमेंट में निखिल ने आगे बढ़कर
कौशल्या आंटी को जोर से हक कर लिया। आप बहुत प्यारी हैं आंटी, थैंक यू सो मच। कौशल्या आंटी एकदम से शर्मिंदा हो गई। कृतिका को लेके ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। अचानक ही उनके मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर फ्यूचर में दोनों का ब्रेकअप हो गया, तब मैं क्या कहूंगी। मार्केट जाने के दौरान निखिल ने खुशी खुशी कृतिका से कहा, तुम्हारे सारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उन्हें भी यही लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। कृतिका से कुछ कहा नहीं गया। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बस कुछ मीठे बोल थे, उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद दोनों मार्केट से लौट आए। वैसे यहाँ भी सामान की थैली निखिल के ही हाथों में थी। माँ, आप बैठकर आराम कीजिए, लंच मैं तैयार कर देती हूँ, कृतिका ने कहा। वैसे निखिल भी अनुराधा आंटी के हाथ से बने डिश की जगह कृतिका के हाथ से बना कुछ खाना चाहता था। तुरंत कृतिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसने कहा, हाँ माँ, आपको आगे बहुत मौका मिलेगा मेरे लिए कुछ बनाने का। प्लीज आज के लिए आप रेस्ट कर लीजिए, मैं अगले सैटरडे को फिर आऊंगा, आप तब मेरे लिए कुछ बना दीजिएगा। वैसे इतनी देर में किचन में काम करते हुए अनुराधा थक भी गई थी। माँ, वो हमेशा उसे माँ ही कहता है। इन कुछ मुलाकातों में कई बार उसके माँ कहने के कारण निखिल उन्हें सच में अपना जमाई लगने लगा था। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उनके हाँ कहने भर की देर थी। कृतिका तुरंत किचन में चली गई। उसके पीछे पीछे निखिल भी किचन में आ गया। तुम किचन में क्यों आए? कृतिका को लगा कि निखिल कुछ ज्यादा ही चिपकू बन रहा है। मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, निखिल ने सब्जियों की तरफ देखते हुए कहा। कुछ भी करना है तो मुझे बताओ, मैं सब्जियां काट देता हूँ, तुम्हें ये करना आता है? कृतिका ने शक करते हुए कहा। उसके हाथों को देखते हुए उसे लगा कि निखिल आज से पहले कभी किचन में गया भी नहीं होगा। नहीं, पर तुम मुझे सिखा सकती हो ना, निखिल ने सब्जी काटने वाली नाइफ उठाते हुए कहा। वैसे उसकी नजरें कुछ हरे पत्तों पर थी जिसे वो काटने की सोच रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे पालक कहते हैं। वो भी तब जब थोड़ी देर पहले कृतिका ने मार्केट में उसके सामने ही वो खरीदा था। कृतिका ने उसके हाथ से चाकू लेते हुए कहा, पहले हर एक पत्ते को तोड़कर अलग करो, उसके बाद उसे साफ पानी से धो लो, फिर उसे काटना। कृतिका ने पालक की कटहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। निखिल ने हामी भरी और वो करने लगा जो कृतिका ने कहा था। जब कृतिका कुकिंग कर रही थी तब उसने एक नजर निखिल को देखा। निखिल काफी डेडिकेटेडली पालक धो रहा था, ऐसे जैसे उसकी मालिश कर रहा हो। कृतिका खिलखिला उठी। फिर अचानक से उसे उसके अंदर थोड़ी सी जलन होने लगी। पालक से जलन? अगर निखिल को ये एहसास होता तो हंसते हंसते वो अपना पेट पकड़ लेता। क्या मैं अच्छे से काम नहीं कर रहा हूँ? कृतिका की खिलखिलाहट से निखिल का ध्यान उस पर चला गया था। उसने एक अलग ही अंदाज में मुस्कुराते हुए कृतिका को देखा। उसकी मुस्कुराहट सीधे कृतिका के दिल में किसी खंजर की तरह उतर गई। बेचारी के हाथ से सब्जी चलाने वाली कटलरी नीचे गिर गई। ये आदमी एक दिन मेरी जान निकाल के रहेगा। कृतिका ने पहले अपने दिल को संभाला, फिर गिरे हुए बर्तन को उठाते हुए बोली, नहीं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसने मन ही मन खुद को जोर से डांटा। बेवकूफ कहीं की, वो उसका बॉयफ्रेंड है, हर रोज वो उससे मिलती है, फिर भी उसका अंदाज हर बार उसे घायल कर देता है। निखिल कृतिका को देखता रहा। अपनी खासियत के कारण उसकी आंखों में गौर से देखने पर वो समझ गया कि कृतिका के मन में क्या चल रहा है। उसका चेहरा खिल उठा। उसकी मुस्कुराहट अब एक गर्व से भरी हंसी में बदल गई थी। देखो मैं कितने अच्छे से सब्जी धो रहा हूँ, अगर मैं कुछ गलत करूँ तो मुझे बता देना, ओके? कृतिका उसकी बेवकूफी पर मुस्कुरा उठी। बेचारे को अभी तक याद ही नहीं आया था कि उस सब्जी का नाम पालक है। थोड़ी सी शर्माहट। उसके बाद कृतिका ने वापस से अपना ध्यान कुकिंग पे लगा दिया। देखो, ये ठीक से हो गया ना? पालक को धोकर अचानक से उसने कृतिका के सामने रख दिया। भले ही ये इत्तेफाक था, लेकिन निखिल की खूबसूरत हथेली कृतिका के सामने थी, एक परफेक्ट एंगल के साथ। कृतिका बस उसके हाथों को देखती रही। कुछ पल बाद कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि वो उसके हाथों को देखना पसंद करती है। ये आदमी चालाक भेड़िया है, तुम्हें पता चल गया ना? कृतिका ने पलटकर हल्का मुस्कुराते हुए कहा।
क्या पता चल गया? निखिल के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। शायद उसे सच में कुछ नहीं पता चला था। कृतिका फिर से खिलखिला उठी। फिर उसने मन ही मन सोचा, शुक्र है उसे पता नहीं चला। जब वो ऐसा सोच रही थी तभी निखिल ने अचानक से उसकी कलाई पकड़ ली। मेरे बदन का कौन कौन सा हिस्सा तुम्हें देखना पसंद है, बताओ मुझे। मैं एक जगह शांति से बैठ जाऊंगा, फिर तुम उन्हें अच्छे से देख लेना। कृतिका हैरान रह गई। अभी के लिए तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी हथेली, बस इतना ही। कृति ने हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहा। और तुम ना ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बना करो। अगली बार डबल मीनिंग वाली बातें मुझसे की तुमने तो बेलन से मार के तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। निखिल ने हंसते हुए कृतिका की हथेली अपने पेट पर रखी। मैं तो अपने एब्स की बात कर रहा था। एक मिनट, मैं अपना शर्ट उठाता हूँ। उसकी शैतानी से परेशान होते हुए कृतिका ने उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई। हाँ मुझे पता है, बड़ा आया पेट दिखाने वाला। निखिल बेचारा मायूस हो गया। अरे न जाने कितने सालों से इसे मेंटेन करके रखा है मैंने, एक बार तो देख लो। माँ पास में ही है बुद्धू। कृतिका ने उसके पेट पर हल्का मुक्का मारते हुए कहा। मैंने फील कर लिया, अब काम करो या किचन से बाहर जाओ। वो मुक्का इतना हल्का था कि निखिल को दर्द की जगह खुदकुदी सी हो गई। बेचारा जोर से हंस पड़ा। झट से उसने कृतिका को अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसके कानों के पास अपने होठों को लाते हुए उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, ठीक है फिर, जब भी तुम्हें मेरे एब्स देखने हो बस एक बार इशारा कर देना। उसकी गर्म सांसों ने कृतिका की गर्दन से टकराकर उसके बदन में सिहरन पैदा कर दी। एक पल के लिए वो कांपने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है। निखिल ने कृतिका के चेहरे को देखा, जो कि शर्म से किसी गुलाब की तरह लाल हो गया था। काफी देर के बाद भी उसने कृतिका को अपनी बाहों से आजाद नहीं किया। माँ खाने का इंतजार कर रही होगी। निखिल के कंधों पर अपना हाथ रख के खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कृतिका ने कहा, सॉरी, मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक पाता हूँ। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें किसने कहा था इतनी अट्रैक्टिव बनने को? निखिल ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखे और फिर उसने उसके माथे को चूम लिया। निखिल उसके गालों को भी चूमने वाला था कि कृतिका ने जितना हो सके अपनी मुट्ठी में पालक उठाया और निखिल के मुंह में ठूस दिया। धोने के बाद इन्हें काटना भी था ना, चलो इन्हें काटो। थू थू पैक छी। बेचारे निखिल को पालक पनीर बहुत पसंद थी, लेकिन आज पहली बार उसने कच्चे पालक का स्वाद चखा था। उसके पूरे मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। कुछ पल के बाद उसने पालक काटना शुरू कर दिया। कृतिका ने ध्यान दिया कि निखिल को पालक काटना बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो सच में किचन के अंदर पहली बार आया था। जैसे बूंद बूंद पानी के गिरने से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह निखिल भी पालक के एक एक पत्ते को लेकर बारी बारी से उन्हें काट रहा था। ठीक है, चलो अब बाहर निकलो। कृतिका ने उसे किचन से बाहर धकेलने की कोशिश की, लेकिन निखिल अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मुझे बताओ तो, मैं अच्छे से हेल्प करूंगा। हाँ मैंने देख लिया, अब बाहर जाओ, माँ के पास बैठो, उनसे बातें करो। कृतिका ने तय कर लिया था कि वो उसे किचन में और रुकने नहीं देगी। वो उसकी हेल्प कहाँ कर रहा था, बल्कि उसकी वजह से उसे और देर हो रही थी। फाइनली उसने धकेल कर निखिल को किचन से बाहर निकाल दिया। बाहर आकर वो शांति से अनुराधा के बगल वाले सोफे पर बैठ गया। माँ, आपकी बेटी बहुत शैतान है, भगा दिया किचन से उसने मुझे। निखिल ने थोड़ा जोर से कहा ताकि कृतिका को भी सुनाई दे। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस शैतान को तुम्हें ही संभालना है बच्चे। जरूर माँ, आप बेफिक्र रहें, निखिल ने हंसते हुए कहा। कृतिका ने किचन से ही अपनी माँ को देखा, फिर गुस्से से उसने निखिल को देखा। निखिल भी उसे ही देख रहा था। कृतिका की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसे छेड़ने के लिए निखिल ने अपने दांत उसे दिखा दिए। खाना बनाने के बाद कृतिका ने खाने की टेबल पर तीनों के लिए खाना सर्व किया। निखिल ने ध्यान दिया कि जो कुछ भी बनाया गया था उसमें से कोई भी डिश वो डिश नहीं थी जिन्हें कृतिका बनाकर लंच बॉक्स में बलवंत और शीरा को देती थी, जिसे वो उनसे छीन लेता था। मैंने सुना है कि जब माँ हॉस्पिटल में थी तब माँ के साथ साथ तुम बलवंत और शीरा के लिए भी लंच और डिनर तैयार करती थी। निखिल ने उन लंच बॉक्स के साथ क्या होता था
याद कर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुमने ठीक सुना है। कृतिका को निखिल की हंसी के पीछे का राज मालूम नहीं था। ना इसे समझने के लिए उसने अपने दिमाग पर कोई जोर दिया। हमारी सेफ्टी के लिए वो दोनों 24 घंटे वहीं रहते थे। ये कितना थका देने वाला काम था। हर वक्त खड़े रहना, मेरी माँ को और मुझे प्रोटेक्ट करना। वो हमारे लिए इतना सब कर रहे थे, तो मैं उन्हें भूखे कैसे रहने देती? और हॉस्पिटल के कैंटीन का खाना कितना बकवास होता है, ये मैं और माँ अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैं रोज उनके लिए भी खाना तैयार करती थी। पर स्पेशली मेरे लिए तुमने आज तक लंच क्यों नहीं तैयार किया? निखिल ने एक बार भी ये मेंशन नहीं किया कि उनके लिए तैयार किया गया कृतिका का लंच वो उन दोनों से छीनकर अकेले डकार जाता था। तो तुम मेरे लिए लंच कब ला रही हो? आज मेरे हाथ का बना खाना खाने वाले हो ना तुम? कृतिका ने उसके सामने रखे दोपहर के खाने की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी लंच की जरूरत है? हाँ, खाने वाला तो हूँ, लेकिन जिस तरह का खास खाना तुम लंच में तैयार करती हो, मुझे वो खाना है। इतना कहते ही निखिल चुप हो गया। खास? कहीं उसे शक न हो जाए। लेकिन भोली भाली कृतिका को निखिल की बात पे जरा भी शक नहीं हुआ। ठीक है फिर, मैं मंडे को तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाऊंगी। नहीं, रहने दो, तुम्हें काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। निखिल ने ड्रामा किया। लंच बनाने के चक्कर में तुम्हें काफी सुबह सुबह उठना पड़ेगा। कृतिका की भौहें उठ गई। मैं सुबह ही उठती हूँ और मैं कुछ सिंपल ही तैयार करके लाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए तो मुझे अभी बता दो। नहीं नहीं, किसी स्पेशल डिश की जरूरत नहीं, जो भी तुम बनाओगी वो मेरे लिए परफेक्ट होगा। निखिल ने जल्दी से कहा, लेकिन अगर तुम्हें सच में कोई दिक्कत नहीं होगी तो ही मेरे लिए लंच बनाना, वरना रहने दो। कृतिका अपने होठ सिकुड़ते हुए बोली, ठीक है फिर, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। निखिल पानी पीते हुए सरक गया। मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज मेरे लिए कुछ बना लेना प्लीज। कृतिका ने उसे हल्का डांटते हुए कहा, मैंने पहली बार में ही हाँ कह दिया था, लेकिन फिर तुमने कहा मत बनाना, तो अब मैं क्यों बनाऊं? निखिल से कुछ कहते नहीं बना बेचारा उसका मुंह ताकते रह गया। वो पहले उससे बहुत डरा करती थी, लेकिन इन कुछ दिनों में उसका डर पूरी तरह से खत्म ही हो गया था। अब कृतिका एक बीवी की तरह बिहेव करने लगी थी, जो जब चाहे अपने पति की बात मना कर सकती थी। बेचारा अब करे भी तो क्या करे? दोपहर के खाने के बाद जब निखिल लौटने वाला था, तो कृतिका उसे सी ऑफ करने के लिए उसके साथ उसकी कार तक गई। कार के पास पहुंचने के बाद, इससे पहले कि निखिल वहां से जाता, उसने फिर से कृतिका को याद दिलाया, भूलना मत, मंडे को मेरे लिए तुम्हें एक लंच बॉक्स लाना है। अब कृतिका को गुस्सा आ गया। ये इंसान बार बार उसे एक ही बात याद क्यों दिला रहा है? ठीक है बॉयफ्रेंड जी, मैं नहीं भूलूंगी, अब आप जाएं। चिढ़कर ये कहते हुए कृतिका ने निखिल को धकेल कर उसके कार में बिठा दिया। उसके बाद निखिल ने जाने से पहले हाथ हिलाकर कृतिका को बाय किया। कार की ड्राइविंग सीट का दरवाजा अभी निखिल ने बंद नहीं किया था। वो उसे बंद करने ही वाला था कि कृतिका को कोई बात याद आई, जिसे कहने के लिए हल्का सा नीचे झुककर वो अपना सिर निखिल के चेहरे के पास ले आई, और बेचारी ने यही गलती कर दी। उस शैतान ने झट से उसके दोनों गालों को चूम लिया। कृतिका एकदम से सरप्राइज रह गई। शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन निखिल ने उसकी कमर पे हाथ रखा और झटके से उसे कार के अंदर खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। अपने एक हाथ से उसने कृतिका की कमर को पकड़ रखा था और दूसरा हाथ कृतिका के चेहरे पर आई लट से खेल रहा था। वो मस्ती कर रहा था और कृतिका गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। बेचारी ये भी भूल गई कि उसे कहना क्या था। वैसे कार का दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। क्या आने जाने वाले लोग ऐसे में उसे उसकी गोद में बैठे हुए नहीं देख लेंगे? उसने निखिल की गोद से उठने की कोशिश की, लेकिन कार के स्टीयरिंग व्हील के सामने होने के कारण उसे वापस से निखिल की थाई पर बैठना पड़ गया। निखिल के दोनों हाथों ने अब मजबूती से उसे चारों ओर से घेर लिया। अब वो जरा भी हिल नहीं सकती थी। उसकी बाहों के घेरे में वो बहुत ही छोटी और मासूम लग रही थी। अचानक से निखिल की आंखें हैरानी में तब फैल गई जब उसे एहसास हुआ कि कृतिका बुरी तरह शर्मा रही है। उसके गुलाबी हो चुके गाल उसे बेकाबू करने के लिए काफी थे।
उसने अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली की, फिर धीरे धीरे वो कृतिका के चेहरे को चूमने लगा। उसकी हर एक किस कृतिका को मदहोश कर रही थी। उसके होठ अपने आप खुल गए, मानो वो निखिल के लिए एक इशारा था कि वो उसके होठों को किस करे। पर निखिल के होठ वहां पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता बदल ले रहे थे। कृतिका खुद को भूल चुकी थी। उसके हाथ निखिल के सर के पीछे जाकर उसके बालों से खेल रहे थे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कृतिका की उंगलियां जैसे जैसे उसके बालों में इधर उधर घूम रही थी, वैसे वैसे निखिल के बदन में भी एक सनसनाहट सी दौड़ने लगी। उसकी खुद की आंखें भी कृतिका की आंखों की तरह बंद हो गई, लेकिन उसके होठों ने कृतिका को चूमना बंद नहीं किया। उस मदहोशी के आलम में कृतिका खुद को बहुत कमजोर फील कर रही थी। हालांकि उसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन अपने दोनों जन्मों में ऐसा कुछ एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। और अब जब वो उसकी बाहों में है तो क्या वो पहले की तरह कभी स्ट्रांग रह पाएगी या बोल्डली उसके सवालों के जवाब दे पाएगी? उस पल में वो किसी सिंपल लड़की की तरह थी जिसे निखिल के प्यार ने बेबस और कमजोर कर दिया था। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, निखिल ने कृतिका को हक करते हुए कहा। उसका चेहरा कृतिका की ब्यूटी बोन और गर्दन के निचले हिस्से के बीच बने गड्ढे पे ठहर चुका था, और जब उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके खुलते और बंद होते होठों ने कृतिका के तन बदन में एक आग सी लगा दी। उसकी नोज से निकली गर्म सांसों ने उस आग को और भड़का दिया। कृतिका का रोम रोम सिहर उठा। कृतिका जैसी मजबूत लड़की को भी समझ नहीं आ रहा था कि उस पल में वो क्या करे। बिना कुछ कहे फाइनली उसने भी अपने चेहरे को निखिल के सीने में छिपा लिया और जोरों से सांस लेने लगी। थोड़ी देर बाद उसने निखिल के सीने पे अपनी उंगली गड़ाते हुए कहा, ठीक है। निखिल की आंखें चमक उठी। वो कृतिका की ब्यूटी बोन पे थोड़ी देर दाएं फिर थोड़ी देर बाएं लगातार किस करने लगा। वैसे तुम मुझे खुद से दूर भगाने में क्यों लगी रहती हो? कृतिका ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस शर्मा कर रह गई। वैसे रोमांस क्या होता है इसका उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिल्म और फिल्मी गाने देखने भर से कोई रोमांस थोड़ी सीख जाता है। हालांकि वो और अनिकेत बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों के बीच कभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं बना जिससे वो रोमांस क्या होता है समझ पाए। अनिकेत उसकी जिंदगी में आया पहला लड़का था, लेकिन उसके करीब वो शायद सिर्फ इसलिए आ पाई क्योंकि राठौर परिवार उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। अपने ही परिवार में उसे अपनेपन का एहसास नहीं होता था। अनिकेत ने उसे अपनेपन का एहसास कराया। शायद इसीलिए वो उससे प्यार करने लगी, क्योंकि वो उसे बचपन से जानती थी। इसलिए आगे जाके जब उसने उनके रिश्ते को प्यार में बदलने की कोशिश की तो कृतिका ने उसके प्यार को दिल से खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके साथ रिश्ते में आने से उसे कभी किसी को डेट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो उसे लंबे समय से जानती थी। इसलिए बिना कभी उसके साथ डेट पर गए उसके प्यार को हाँ करना उसके लिए आसान रहा। शायद इसलिए वो कभी रोमांस को समझ ही नहीं पाई। निखिल के साथ रिश्ते में आने के बाद ही उसे प्यार और रोमांस के बीच का फर्क समझ में आया था। वो उसकी तरफ खुद को अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाई। जब भी वो उसके करीब होता तो उसकी सांसें, उसकी धड़कन, सब कुछ दुगनी तेजी से चलने लगती थी। उसकी बाहों में आते ही उसे ऐसा लगता था जैसे कि उसके पूरे बदन में आग सी लगी हुई है, जिससे उसका पूरा बदन कांपने लगता था। फाइनली उसे समझ में आ गया कि प्यार क्या होता है, प्यार का एहसास कैसा होता है, क्यों किसी से प्यार में कोई पागल हो जाता है। उसे यह अच्छे से समझ में आ गया था कि अनिकेत के साथ उसका रिश्ता प्यार की वजह से नहीं था। उसके लिए वो राठौर फैमिली में जाने का एक जरिया थी, जिस वजह से वो उसे अपनेपन का एहसास दिलाता था। और वो बेवकूफ इस छोटी सी बात को समझ ही नहीं पाई। अपने दोनों जन्मों में ये पहली बार था जब उसे सच्चे प्यार का एहसास हुआ था। कृतिका की जोर से चलती सांसें अब धीमी हो रही थी। उसके सीने में छिपाए अपने चेहरे को उसने इधर उधर घुमाया, फिर अपने चेहरे को ऊपर उठाकर उसने निखिल के गालों को चूम लिया। निखिल इसके लिए तैयार नहीं था। कृतिका बहुत मुश्किल से ही उसे कभी कभी किस करती थी,
और अभी जब उसने ऐसा किया तो निखिल को एक झटका सा लगा। जब तक वो इस शॉक से बाहर निकलता, कृतिका उसकी गोद से उठकर कार से बाहर आ गई। फिर उसने अपनी धीमी लेकिन मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, ड्राइव करते वक्त अपना ध्यान रखना। निखिल बस उसे देखता रह गया और वो तेज कदमों से दौड़कर अपने घर के अंदर भाग गई। वो अब तक शॉक्ड था। किसी पत्थर की मूरत की तरह शांत वो सामने की ओर थोड़ी देर तक देखता रहा। फिर उसने अपना सर नीचे झुकाया और मुस्कुरा उठा। उसके बाद उसने अपने गाल के उस हिस्से को टच किया जहां कृतिका ने अभी कुछ पल पहले उसे किस किया था। वो अब तक भी उसके मुलायम होठों को अपने गालों पर महसूस कर पा रहा था। कृतिका के घर से लौटने के बाद निखिल अपने पुश्तैनी घर ओल्ड ओबरॉय मैंशन अपने दादा दादी से मिलने चला आया। वो अपनी दादी माँ को ये बताना चाहता था कि उनके पोते को किसी से प्यार हो गया है और वो जल्दी से जल्दी उससे शादी करना चाहता है।